वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने शू शेंगयोंग की एंट्री देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि मोरन जब चिवेनिंग के पास जाता है तो वहाँ लोटस पॉइंट में चिवेनिंग के साथ उसे दो और शख्स की परछाई दिखती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो नज़ारा देखकर मोरन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। वो अचंभे में आकर वहीं खड़ा रहता है और उसके दिल में अजीब सी भावनाएं आ रही थीं। ये सब देखना उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था और ऊपर से उसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो इतना गुस्सा था कि उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था और वो ये भी नहीं जानता था कि उसे ये गुस्सा आ किस वजह से रहा है। और उसके मन में केवल एक ही बात आती है, ये इंसान इस सम्मानित व्यक्ति का है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने काबिल हो जो उसे छू सकते हो? चू वेनिंग, तुम घमंडी, अहंकारी और बेवकूफ़ कहीं के। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम। इस तरह से चिवेनिंग पर हक जताना ये सब मोरन ने कभी इस जिंदगी में नहीं करा, क्योंकि इस जिंदगी में मोरन उससे ज़रा सा भी जुड़ाव नहीं चाहता। इसीलिए जब उसके दिमाग की स्थिति ठीक होती है तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अब जब सिचुएशन इस तरह की है कि चिवेनिंग के साथ दो और शख्स खड़े हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर की सच्चाई बाहर आने लगती है। वो अब भी मानता था कि चिवेनिंग उसका है। मोरन के लिए चिवेनिंग का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था कि वो किसी को उसे छूने तक नहीं देता था। उसके संग उसका जोड़, वो लगाव, उसका ऑब्सेशन, ये सब काफ़ी ज़्यादा था। चिवेनिंग के प्रति उसकी चाह इस तरह की थी कि वो कभी ख़त्म नहीं करी जा सकती थी, बल्कि जितना वो उसके करीब आता उसकी वो चाह और बढ़ती जाती। और मोरन को एहसास होता है कि उसे अब भी याद है कि जब वो चिवेनिंग के लिप्स पर किस करता था तब उसे किस तरह का टेस्ट महसूस होता था। इस ज़िंदगी में मोरन कभी ऐसी चीज़ें याद नहीं करना चाहता था, लेकिन तब तक जब तक उसे ये नज़ारा नहीं दिखता। और वो गुस्से में चिल्लाता है, चिवेनिंग! लेकिन चिवेनिंग उसे इग्नोर करता है। वहीं वो दो शख्स जो कि उसके आजू बाजू थे वो उसका कंधा पकड़ लेते हैं। लोटस पॉइंट की भाप की वजह से मोरन को उनकी शक्ल नहीं दिखती, केवल परछाई दिख रही थी और वो ये देख पा रहा था कि वो दोनों चिवेनिंग के काफ़ी पास हैं। मोरन अंदर ही अंदर उन दोनों को गालियाँ देता है और सीधा लोटस पॉइंट के भीतर चला जाता है। और जब वो चिवेनिंग के करीब आता है तो उसे दिखता है कि वो दोनों कोई इंसान नहीं थे बल्कि मशीनें थीं। और इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी चिवेनिंग ने बनाई थी वो अब सिकुड़ने लगती है, क्योंकि मोरन एकदम से उस लोटस पॉइंट में आ गया था। तो जो भी स्पिरिचुअल बॉन्ड चिवेनिंग ने बनाया था वो सब टूटने लगता है। मोरन को नहीं पता था कि चिवेनिंग कौन सा स्पिरिचुअल फ्लो एनर्जी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो दो मशीनें एक रे ऑफ लाइट पास कर रही थीं जिससे चिवेनिंग का कंधा ठीक हो रहा था। लेकिन क्योंकि मोरन बीच में घुस गया था तो इस वजह से प्रोसेस रुक गई थी। लेकिन इससे बुरा क्या होता है? इससे बुरा ये होता है कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी चिवेनिंग को दे रहे थे अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी चिवेनिंग से लेने लगते हैं, यानी कि अब प्रोसेस उल्टी हो रही थी और उसके घाव वापस से खुलने लगते हैं और खून निकलने लगता है। चिवेनिंग अब भी होश में नहीं था। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और उन कोड़ों के सारे निशान उसकी पीठ पर साफ साफ दिख रहे थे। मोरन दंग रह जाता है और उसे समझ आती है कि चिवेनिंग की फ्लावर स्प्रिट सैक्रिफाइस टेक्निक है।
और मोरान उसकी हालत देखता है और उसे समझ आता है कि चिवैनिंग अभी एक दिक्कत में है, क्योंकि जो चिवैनिंग ने स्पिरिचुअल पॉइंट बनाया था मोरान ने अंदर घुसकर वो तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल पॉइंट उल्टा काम करने लगा था। ये तो अच्छी बात है कि मोरान ने पिछले जन्म में फ्लावर स्प्रिट सेक्रीफाइस टेक्निक को अपना रखा था, नहीं तो वो इसको कैसे रोकता। और वो सीधा जाकर इसको रोकता है, लेकिन चिवैनिंग की हालत अब तक काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इस बॉन्ड के टूटने के बाद ही चिवैनिंग पानी में गिर जाता है, लेकिन मोरान उसे तभी संभाल लेता है और वो उसको किनारे तक लाता है। फिर उसके बाद उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लिटा देता है और बोलता है, शिजुन शिजुन। कुछ देर तक चिवैनिंग को पुकारने के बाद मोरान को समझ आता है कि वो अभी बेहोशी की हालत में है। अगर सांसों से उसका सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता तो मोरान को लगता कि वो मर चुका है। चिवैनिंग की ये हालत मोरान ने पहली बार नहीं देखी थी, वो ये अपने पिछले जन्म में कई बार देख चुका है। वो जब भी चिवैनिंग के साथ ऐसा कुछ होते हुए देखता तो वो घबरा जाता, और अब भी वो काफ़ी घबराया हुआ था। पिछली ज़िंदगी में मोरान की बाहों में 2 लोग मरे थे, एक शिमी और एक चिवैनिंग। एक वो जिसके साथ वो जीना चाहता था और दूसरा वो जिसके साथ वो जिया था। शिमी के जाने के बाद मूवियों ने अपना वजूद त्याग दिया, लेकिन चिवैनिंग उसके जाने के बाद मोरान खुद नहीं जानता था कि वो तब कैसा महसूस कर रहा था। उसे बस इतना याद है कि उस दिन उसने चिवैनिंग को अपनी बाहों में ले रखा था, और तब तक ले रखा था जब तक उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। ना मोरान रोता और ना ही हंसता। वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या महसूस हो रहा था। शिमी के जाने के बाद मूवियों ने इस दुनिया से अपना वजूद त्याग दिया, लेकिन जब चिवैनिंग गया तो मूवियों इतना भी नहीं जानता था कि ये दुनिया अब बची क्यों है, और उसने इस दुनिया से खुद को त्याग दिया। और मोरान चिवैनिंग के उन जख्मों को देखता है। वैसे चिवैनिंग हमेशा पूरे कपड़े पहना करता था और अपना कमरबंद भी 3 बार बांधता था, तो उसको दूर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसको 200 कोड़े पड़े होंगे। उस दिन जब चिवैनिंग को कोर्ट ऑफ डिसिप्लिन में सज़ा मिली थी तो मोरान ने खुद देखा था कि उसकी हालत कितनी बुरी थी। लेकिन बाद में जब वो चिवैनिंग को काम करते हुए देखता है और वहीं नाहे ब्रिज पर झाड़ू लगाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि चिवैनिंग की इतनी हालत ख़राब नहीं होगी। लेकिन अब जब वो चिवैनिंग को इस हालत में देख सकता है तो उसे समझ आ रहा था कि उसकी हालत उसकी सोच से भी ज़्यादा गंभीर है। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट ने जो चिवैनिंग के कंधे पर 5 छेद करे थे वो साफ साफ दिख रहे थे। ऊपर से उसने जो दवाई लगा रखी थी वो ढंग से लगाई ही नहीं थी। कई घावों पर वो दवाई नहीं लगी हुई थी, और साथ ही साथ अभी जो भी हादसा हुआ उसकी वजह से जो घाव ठीक हुए थे वो भी उभर आए, और उन घावों का खून चिवैनिंग के सफ़ेद कपड़ों को लाल रंग से भिगो चुका था। मोरान उसकी हालत देखकर एकदम से दंग था। अगर चिवैनिंग होश में होता तो वो अभी उसे कॉलर से पकड़ता और पूछता, चिवैनिंग, क्या तुम इतने घमंडी हो? अगर तुम किसी की भी मदद ले लोगे तो तुम्हें कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है बताओ? आखिर क्यों तुम इतने जिद्दी हो? अब तुम इतने बड़े हो चुके हो तो तुम अपनी देखभाल करना कब सीखोगे? क्यों तुम किसी और से मदद नहीं मांग सकते? आखिर क्यों? क्या हो जाएगा अगर कोई तुम्हारे घाव पे मरहम पट्टी कर देगा तो? क्यों तुम्हें मशीनों की जरूरत पड़ती है?
क्या तुम्हारे आगे कोई इंसान नहीं? क्या तुम पागल हो चुवैनिंग? क्यों हो इतने जिद्दी? वो मन ही मन चुवैनिंग को सुनाता रहता है और वहीं उसे एक्यूपंक्चर भी दे रहा होता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर वो गर्म पानी लाता है और चुवैनिंग के ब्लड स्टेन्स को साफ करता है और फिर चाकू से उसकी सड़ी हुई खाल को निकालता है। ये पहली बार था जब चुवैनिंग दर्द से कराह रहा था और वो कोशिश भी कर रहा था कि जो मोरान कर रहा है उसे रोक पाए। बात केवल इतनी थी कि वो होश में नहीं था। वहीं मोरान उसकी बेहोशी की हालत में ऐसी हरकतों से इरिटेट होने लगता है और बोलता है, अब क्यों रो रहे हो? क्या ये जो कुछ भी तुमने करा है वो खुद से नहीं करा? खुद ने सारे कांड करे हैं। सुनो, अब अगर तुमने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली ना, मैं ये चाकू सीधा तुम्हारे सीने में खोप दूंगा। ना बचेगी बांस, ना बचेगी बांसुरी। अगर तुम सीधा ही मर जाओगे तो तुम्हें दर्द होगा ही नहीं, है ना? कितना अच्छा हूं ना मैं? ये वही समय था जब मोरान उस तरह से रिएक्ट कर सकता था जिस तरह से रिएक्ट वो अपनी पिछली ज़िंदगी में करता था। और वो चुवैनिंग को ऐसे ही सुनाते सुनाते उसके ज़ख्मों को साफ करने लगता है। भले ही चुवैनिंग होश में नहीं था, लेकिन अब भी मोरान देख पा रहा था कि वो काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो चिल्लाए नहीं, और ऐसा होता भी है। वो नहीं चिल्लाता। दर्द के मारे वो पूरा पसीने का हो गया था, लेकिन उसके मुंह से अब आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। और 1 घंटे लगे रहने के बाद मोरान ने फाइनली उसके सारे ज़ख्मों को साफ़ कर दिया था और वो उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी पट्टियाँ करने के बाद उसे कपड़े पहना देता है। फिर वो चुवैनिंग को बिस्तर पर लिटा के उसे कंबल उड़ा देता है और उसके बाद चैन की सांस लेता है। हाँ, 1 मिनट। आंटी ने दवाइयाँ भिजवाई थी ताकि इस वेंडिंग को खिला सकूं। और फिर वो उस दवाई को पानी में भिगोता है और चुवैनिंग की बेड की साइड ले आता है। उठो भी, अब दवाई ले लो। और वो बेड के कोने में बैठ जाता है और उस सोए हुए इंसान को अपने एक हाथ से उठाकर उसको अपने कंधे का सहारा देता है। वहीं दूसरे हाथ से वो चम्मच उठाता है और उस दवाई को लेके फूंक मारने लगता है। चुवैनिंग को खिलाने से पहले वो खुद उसे टेस्ट करता है और बोलता है, अरे नहीं, ये तो बहुत कड़वी है। लेकिन दवाई तो खिलानी थी। और फिर वो दवाई वो चुवैनिंग को खिलाता है। चुवैनिंग उस दवाई को अपने मुंह से लगाता ही है कि वो एकदम से वो दवाई मोरान के कपड़ों पर गिरा देता है और खांसने लगता है। मोरान जानता था कि चुवैनिंग को कड़वी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। उसे इन चीज़ों से इतनी नफरत है कि वो इनसे डरता तक है। लेकिन अगर चुवैनिंग होश में होता तो मोरान जानता है कि ये ज़िद्दी यूहेंगेल्डर एक सांस में इसको पी लेते। हाँ, भले ही चुपके से बाद में वो कुछ मीठा खा लेते, लेकिन फ़िलहाल चुवैनिंग होश में नहीं था। मोरान नहीं जानता था कि वो क्या करे। हाँ, वो जानता है कि किसी बेहोश इंसान पर गुस्सा करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो धैर्य से उसको धीरे धीरे वो दवाई पिला रहा होता है। और अगर वो दवाइयों को उगलता भी तो फिर रूमाल से उसके मुंह को साफ करता है। ये काम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मोरान के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उसकी पिछली ज़िंदगी में एक वक्त था जब चुवैनिंग के लिए उसको ऐसा रोज़ करना पड़ता था। वो रोज़ चुवैनिंग को दवाई खिलाता और अगर चुवैनिंग मना करता तो मोरान उसे गुस्से से थप्पड़ मारता और उसके बाद अपने मुंह में वो दवाई लेकर उसे किस करके उसे खिलाता। मोरान जब उन बातों को याद करता है तो वो ऐसी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता था। और फिर वो एकदम से वो ख्याल त्यागता है और चुवैनिंग को ऐसे ही खिलाता रहता है। दवाई खिलाने के बाद मोरान चुवैनिंग को बेड पर लिटा देता है और उसे कंबल उड़ा देता है। लेकिन चुवैनिंग आखिरकार वो ज़िद्दी था, वो कहाँ इतनी आसानी से मानता। वो उस कंबल को फेंक देता है
मोरान कहता है, देखो मैं बहुत दयालु हूँ, लेकिन हाँ, बार बार ऐसे कंबल मत फेंको, नहीं तो तुम्हें वापस बुखार हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम वापस बीमार पड़ जाओगे। वो उसको ऐसे ही सुनाया जा रहा था और गुस्से और चिढ़ में वो उस बेड को लात मारता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। वो जब उस कंबल को उसे उड़ाता, चुवैनिंग वापस उसे फेंक देता। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, लगे सर्दी तुम्हें। मैं आशा करता हूँ तुम बीमार हो, इतने बीमार कि मर जाओ। और ये कहने के बाद ही वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और ये सोचता है कि इसे सर्दी ना लगे, तो वो वापस पीछे जाता है और एक कैंडल जलाकर उसके पास रख देता है। फिर वो चला जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचता है, उसके आगे रेड लोटस पॉइंट था। जब वो उस पानी की ओर देखता है जहाँ चुवैनिंग का खून बह रहा था, उसके दिल में फिर कुछ होता है और वो वापस चुवैनिंग के कमरे में चला जाता है और कमरे में वापस जाके वो पूरे कमरे को देखने लगता है और उसके बाद चुवैनिंग के बिस्तर के पास आता है और वहाँ की खिड़की को बंद कर देता है ताकि उसे सर्दी ना लग जाए। और तब मोरान चुवैनिंग के चेहरे की ओर देखता है, जो खिड़की से आ रही हुई चांद की रोशनी से चमक रहा था। और मोरान एकदम से होश में आता है और वापस दरवाजे की ओर जाते हुए मन में कहता है, बहुत हो गया। अगर ये सम्मानित व्यक्ति इस दरवाजे से वापस आया तो ये एक कुत्ता कहलाएगा। और वो उस दरवाजे को पार कर जाता है। लेकिन तभी वो जैसे ही वो दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, वो देखता है कि चुवैनिंग ने वो कंबल नीचे फेंक दिया है। और मोरान चुप पड़ जाता है और मन में सोचता है, ये क्या भला है, बार बार कंबल फेंकने की आदत इसकी कब जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने कसम खा रखी थी कि अगर वो दरवाजे के पार गया तो वो एक कुत्ता कहलाएगा, तो वो ऐसा नहीं करता और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। हमारे 16 साल के एम्परर ताक्शेंगजुन अपनी ज़बान के पक्के थे। वो वापस दरवाजे से नहीं आते, बल्कि इस बार वो खिड़की को खोलते हैं और चुवैनिंग के कमरे में आ जाते हैं। टेक्निकली वो अपनी बातों से नहीं मुकरा, तो यानी कि वो कुत्ता नहीं है। और वो ज़मीन से उस कंबल को उठाता है और चुवैनिंग की ओर उड़ा देता है। चुवैनिंग उसी तरह से सो रहा था जिस तरह से वो हमेशा से सोता आया है, यानी कि वो एक बॉल की तरह बन गया था और ऐसे एकदम से सिकुड़ कर वो दर्द भरी आवाज़ें निकाले जा रहा था, जैसे कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा हो। मोरान उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में चुवैनिंग के लिए एक दया थी, लेकिन वो मन में सोचता है, इसी लायक हो तुम। चुवैनिंग वहीं कोने में लेटा हुआ था। फिर मोरान उसके पास आकर बैठ जाता है ताकि ये ध्यान रख सके कि वो उस कंबल को वापस ना फेंके। चुवैनिंग को अच्छी नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही अपनी करवटें बदलता रहता है और दर्द भरी धीमी धीमी आवाज़ें निकालता रहता है। आधी रात हो चुकी थी। मोरान भी अब नींद में था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो उसकी पिछले जन्म की बात है या आपकी। और अपने आप ही वो चुवैनिंग के बगल में लेट जाता है और चुवैनिंग के कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी नींद भरी आंखों को छोटा करके वो उसकी पीठ को सहलाने लगता है और नींद में ही धीरे धीरे कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दर्द नहीं हो रहा। और ये कहते ही कहते मोरान सो जाता है। लेकिन अब भी वो ये बातें बोल रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी में वापस आ चुका है, जहाँ उस खाली वुशान हॉल में कोई नहीं है, चुवैनिंग भी नहीं। क्योंकि चुवैनिंग मर चुका था, तो मोरान के पास कोई नहीं था जो उसके साथ सो सके। भले ही उनका रिश्ता नफ़रत से जुड़ा हुआ था,
लेकिन ये बात नहीं झुठलाई जा सकती कि वो रिश्ता काफ़ी गहरा था। चिवैनिंग के मरने के बाद मोरान ने अकेले ही उस बिस्तर पे अपनी रातें गुजारी हैं, जहाँ उसके दिल को काफ़ी दर्द होता था, जैसे कि हज़ारों चींटियाँ उसका दिल खा रही हों। चाहे वो कितना भी चाह ले, लेकिन चिवैनिंग वापस नहीं आता। उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी ज्योत वो तक खो दी थी। तो अब इस रात जब मोरान चिवैनिंग को गले लगाकर सो रहा था, तो वो आधी नींद में था और आधे सपने में। एक पल को उसे लग रहा था कि वो एक नई ज़िंदगी जी रहा है, और वहीं दूसरे पल उसे लगता है कि वो वही एम्परर ताक्शेंजुन है, जो कि एकदम अकेला है। और मोरान अब अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें खोली तो वो जिस इंसान को महसूस कर रहा है वो उसे वहाँ नहीं मिलेगा, और वो फिर से इस दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। हाँ, ये सच है, वो चिवैनिंग से नफ़रत करता है, लेकिन वही वो इंसान है जिसके लिए वो कुछ महसूस करता है। तो जब वो इंसान उसकी बाहों में था, तो अपने आप ही मोरान की आंखें नम हो जाती हैं। ये मोरान नई ज़िंदगी का नहीं था, वो अपने 32 साल के छिपे हुए एम्परर ताक्शेंजुन को बाहर निकाल चुका था। और वो चिवैनिंग को कस के गले लगा लेता है और नम आंखों से कहता है, वेनिंग, अब दर्द नहीं होगा। और ऐसे ही वो चिवैनिंग के बालों पे हाथ फेरता रहता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिससे चिवैनिंग को कंफर्ट मिले। और उसके बाद उसे ध्यान नहीं रहता कि इसने क्या कहा, क्या करा, और वो सो जाता है। फिर सुबह के वक्त चिवैनिंग की आंखें खुलती हैं। वो अपनी नींद से उठ ही रहा था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन बेस इतना स्ट्रांग था कि एक रात के अंदर ही उसका बुखार पूरा चला जाता है। और वो अपनी आंखें खोलने के बाद उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि कोई इसके साथ सो रहा था। और जैसे ही वो पलट के देखता है, और वो देखता रह जाता है, मोरान, ये यहाँ कैसे आया? और वो सोचता रहता है कि आखिर कल रात हुआ क्या था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वहीं बुरी बात ये थी कि मोरान भी उठ चुका था। मोरान उबासी लेता है और अपने प्यारे और सुंदर चेहरे के साथ अपनी आंखों को उठाता है। वो कन्फ्यूजन में लेकिन प्यार से चिवैनिंग की ओर देख रहा था और बोलता है, मुझे अभी और सोने दो। अगर तुम उठ गए हो तो तुम मेरे लिए दलिया क्यों नहीं बना लाते? चिवैनिंग मन में सोचता है, ये क्या बकवास है, क्या ये नींद में बड़बड़ा रहा है? मोरान को भी होश नहीं आ रहा था कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी में नहीं, इस ज़िंदगी में है। और वो महसूस करता है कि चिवैनिंग अभी बिस्तर से उठा नहीं, ना ही उसने किसी नौकर को बुलाया कि वो उसके लिए दलिया बनवा दे। और फिर मोरान स्माइल करता है और उसके बाद चिवैनिंग को वापस अपनी ओर लिटा देता है और उसके होठों पे एक किस करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं उठना तो मत उठो, मेरे पास सो जाओ। मुझे अभी एक डरावना सपना आया। मेरे सपने में कोई नहीं, छोड़ो। और फिर वो चिवैनिंग को कस के गले लगा लेता है और चिवैनिंग के बालों को सहलाते हुए बोलता है, वेनिंग, मेरे पास रहो हमेशा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वैसे ये चैप्टर मुझे तो काफ़ी क्यूट लगा। मुझे एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी शर्म आ रही थी। आपको कैसा लगा आप बताना, और ऐसे ही हमारे संग जुड़े रहना। तो आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।